हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि सोशल साइंस में हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, संसाधन एवं विकास। उसके बाद दूसरा हुआ था हमारा जो हमारे वन एवं वन्यजीव संसाधन। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे हैं साथियों। इसमें हमारा 3rd चैप्टर है जल संसाधन। और जल संसाधन के बारे में साथियों हमने कहाँ पढ़ा था? जल संसाधन के बारे में हमने पढ़ा था हमारे जो फर्स्ट चैप्टर होते संसाधन एवं विकास में पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा जल संसाधन होता है, जल कैसा संसाधन है, तो ध्यान रखिएगा जल एक प्रकार का नवीकरण संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन है। अब यहाँ से एक टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है, एक टर्म्स आई हुई, नवीकरण और अनवीकरणीय। तो ध्यान रखिए साथियों, ऐसा संसाधन जो कि एक बार प्रयोग करें हम लेकिन फिर भी समाप्त नहीं होते हैं, बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं, हम ऐसे संसाधनों को नवीकरण संसाधन। तो ध्यान दीजिए, मैंने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी से मैं नहा लिया। नहाने के बाद मैंने इसे खेत में जो है डाल दिया। खेत से फिर ये जो है मिट्टी के द्वारा फिर से जो है मेरे ट्यूबवेल में या मेरे कुएं में अंदर चला गया। मैंने फिर वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अर्थात बाहर निकाल कर फिर यूज कर लिया। तो ध्यान दीजिए, पानी वही था लेकिन मैंने क्या किया है, उसका बार बार प्रयोग किया, लेकिन वो समाप्त हुआ है क्या? ऐसी चीज़ें साथियों जो कि बार बार यूज करने पर, बार बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होती है, ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पानी जो होता है हमारा कैसा है? नवीकरण योग्य संसाधन है। इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया। साथ ही साथियों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। जल एक प्रकार का नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में था, घरेलू कामकाजों में किया जाता है तो इसे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता है। अगर आप मुझसे कह रहे हो सर कि जो है फैक्ट्री में यूज करा पानी, फैक्ट्री में पानी को यूज करा तो वहाँ से गंदा जो नाला बना, आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्रियों के पास गंदे नाले होते, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पानी समाप्त हुआ है। पानी दूषित हो गया है लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है ना। अतः इस जल को साफ करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अर्थात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जल हमारा कैसा नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, बहुउद्देशीय का मतलब होता है साथियों बहुत सारे उद्देश्य। बहु का मतलब होता है बहुत, और उद्देश्य ऐसी परियोजना, ऐसी नदी घाटी परियोजना जो एक या एक से अधिक या विभिन्न समस्याओं का क्या करे, समाधान करे, या बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर जो है बनाई गई हो, तो हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे, है ना। तो जैसा कि नदी घाटी परियोजना वह परियोजना होती है जिसमें नदी घाटियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का क्या हो, समाधान। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न समस्याओं का क्या हो, का समाधान समन्वित रूप से हो, हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेंगे। अब बहुउद्देशीय है तो हमने क्या क्या, कुछ उद्देश्य आप लोगों को मैं बता दूं कि किस तरह से मैंने उद्देश्य लिए। तो साथियों, जब हम नदी घाटी परियोजना रहती है तो वो एक बाढ़ नियंत्रण का काम भी करती है, सिंचाई का काम भी करती है, वहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी कर सकते हैं, मृदा का कटाव तो मृदा संरक्षण भी होता है। ध्यान दीजिए, साथ साथ हम मत्स्य उद्योग भी जो है मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखा होगा आपने कि हमने नदी घाटी परियोजना बनाई लेकिन एक से अधिक जो है उद्देश्यों को लेकर बनाई है, तो हम इसी परियोजना को क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेंगे, है ना। अब साथियों, जल संसाधन जो होता है इसका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर मान लो 100% पानी है, उस 100% पानी में से भी साथियों जो हमारा
99% पानी जो होता है वो हमारा खारा पानी है। क्या है? खारा पानी है। और केवल 1% पानी हमारे पास क्या है? पीने योग्य है। तो हमेशा हमें पानी का बचाव करना चाहिए। और इसी पानी के बचाव के कारण बार बार से आप लोगों ने कुछ देखे होंगे कि बार बार से कई परियोजनाएं निकलती है जिनका स्लोगन आपने पढ़े होंगे कि जल जीवन मिशन, है ना। आपने देखा होगा कई सड़कों पर, कई रोडों पर, कई टैंकरों पे लिखा होता है जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस तरह का स्लोगन हम इसलिए यूज कर रहे हैं साथियों कि हमारे पास पीने का जो पानी है केवल 1% के आसपास है। बाकी 99% जो पानी है वो खारा पानी है, अर्थात इसे पानी को हम कहते हैं सलाइन वाटर। कैसा वाटर? सलाइन वाटर। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? जल संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। अब जल संसाधन का संरक्षण के उपाय क्या है, कैसे कर पाएंगे हम? तो ध्यान दीजिएगा, जलाशयों में भंडारण क्षमता। देखिए, जहां आप पानी स्टोर कर रहे हो, जहां आप पानी को इकट्ठा कर रहे हो, उसकी भंडारण क्षमता बढ़ा दो तो हमारे पास ज्यादा पानी एकत्रित हो जाएगा। ठीक है। नदियों के जल को एक दूसरे से मिलाना, जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश में पिछले साल एक नदी जो है केन बेतवा जो नदी है, दोनों को आपस में जोड़ के केन बेतवा लिंक बनाई गई है। ठीक है। क्यों बनाई गई? ताकि दोनों नदियों को एक दूसरे से मिला दिया। दोनों मान दूसरा है नर्मदा क्षिप्रा। अब नर्मदा क्षिप्रा को क्यों मिला है साथियों? कि नर्मदा में पूरे साल पानी रहता है, क्षिप्रा को भी उसने जिंदा जो है कर दिया। केन बेतवा को मिलाकर एक दूसरे में पानी जो है इकट्ठा कर दिया। तो हम जल का संरक्षण कैसे प्रकार कर पाएंगे? एक दूसरे को मिलाकर। ठीक है। जो हमारा भौतिक जल स्तर होता है साथियों, इसको ऊपर उठाएंगे हम तो हमारा जल का संरक्षण होगा। जल विभाजक क्षेत्र का हम जो है विकास करना चाहिए ताकि उससे जल का संरक्षण होगा। वर्षा जल का हमें क्या करना चाहिए? भंडारण करना चाहिए और संभरण संरक्षण भी करना चाहिए। ठीक है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वर्षा जल को अगर, जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में, राजस्थान में क्या होता है, घर में बड़े बड़े टैंकर बनाए जाते हैं, उनमें जो ये पानी स्टोर किया जाता है और इस स्टोर पानी को फर्दर वो बाद में यूज करते। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं साथियों, जो हमारी छत रहती, छत का पानी नीचे डालकर जो है जमीन में स्टोर करते हैं, जमीन का जल स्तर जो है बढ़ाया जाता है। इस तरह से इन माध्यम से हम जल का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अलवणीय जल संसाधनों पर आजकल अधिक दबाव क्यों पड़ रहा है? अलवणीय जल का मतलब ये होता है साथियों, ऐसे जल जिसमें कि लवण मौजूद नहीं। ठीक है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, अलवणीय जल जो है समाप्त होते जा रहा है। शहरीकरण तीव्र हो रहा है जिससे कि जल स्तर घट रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े उद्योगों की स्थापना की जा रही है जिसमें कि हमारे डेली यूज का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है समाप्त होता जा रहा है। ठीक है। बड़े उद्योगों की अचानक जो है बढ़ती संख्या भी जो है किसका कारण है? अलवणीय जल संसाधनों पर समाप्त करने के ये सारे कारण हैं। इनके कारण जो हमारा पीने का पानी वो समाप्त होते जा रहा है। अब ये समाप्त भी हो रहे हैं, लेकिन साथियों एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे पास यह है कि हम ज़्यादातर नदियों से पानी पीते हैं, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। तो इसके प्रदूषण के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, वो पढ़ रहे है ना। भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही है। बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना भी अब शुद्ध नहीं है। कारण यह है साथियों कि यमुना नदी दिल्ली से निकलती है। आपने देखा होगा कि यमुना नदी का जब भी हम न्यूज़ में देखते हैं साथियों, ऐसे झाग ही झाग उसके अंदर दिखते हैं। मध्य प्रदेश पे एक नदी है जिसे मोक्षदायिनी कहते हैं, क्षिप्रा नदी। आप कभी उज्जैन जाना और देखना, बिल्कुल गंदी कर रखा है। इसका कारण यह है साथियों कि बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है,
नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इससे हमारी नदियाँ क्या हो रही, इससे हमारी नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। ठीक है, क्या हो रही, इसी के कारण जो है हमारी नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों। एक विवाद आता है साथियों, कृष्णा और आता है गोदावरी। ध्यान रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी जो नदियां होती है साथियों, इन नदियों को कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अब ये प्रायद्वीपीय का लॉजिक कहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने जब भी हमारे देश का इस तरह का जो है ये जम्मू कश्मीर वाला इस तरह से एक नक्शा जो है देखा होगा। इस नक्शे में ये जो भाग होता है साथियों हमारे देश का, कौन सा वाला भाग, ये वाला जम्मू जो है महाराष्ट्र और इधर उड़ीसा, ये यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी और यहाँ पर भी पानी। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी धरातल का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसे भाग को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय। क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं प्रायद्वीपीय। तो ये जो नीचे वाला हमारा भारत होता है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। अब ये जो कृष्णा नदी होती है, ये जो गोदावरी नदी होती है, ये इसी में बहती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, कोयना नदी, पेरियार नदी, ये सारी नदियां कहाँ बहती है, हमारे पेनिनसुलर भारत में बहती है। तो क्या होता है साथियों, गोदावरी और कृष्णा नदी का जो विवाद है की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा था साथियों कि कोयना नदी है उस पर जल विद्युत परियोजना बनाकर, बांध बनाकर जल की दिशा को जो है परिवर्तित कर दिया था। परिवर्तित करने पर जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई, बांध के बन जाने से इन राज्यों में जो है कृषि और उद्योग क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसीलिए इस विवाद को कृष्णा और गोदावरी विवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि 2025 में विश्व के अनेक देशों में करीब 20 करोड़ लोगों को जल की नितांत कमी झेलेंगे, और इस कमी को जो झेलने में भारत भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा पानी समाप्त होते जा रहा है, और इसका खामियाजा 2025 तक 20 करोड़ जनता को जो है पूरी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब यह अलवणी जल हमें कहां से प्राप्त होता है। अब अलवणी जल कौन सा जल होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि लवण मौजूद ना हो। अलवणी जल हमें सतही अपवाह से प्रवाहित होता है, अपवाह से और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका निरंतर नवीकरण या पुनर्भरण जल चक्रण होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो सतह होती है, इस सतह पर कुएं में, तालाब में, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अलवणीय जल मिलता है। ठीक, 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो भोपाल है साथियों, भोपाल में राजा भोज के द्वारा 11वीं सदी में एक झील बनाई गई थी, जिसे कहते हैं भोजताल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी 11वीं शताब्दी में अगर कोई झील बनाई गई थी तो राजा भोज के द्वारा भोपाल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है साथियों, एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर जो बांध है साथियों, यह कौन सी नदी पर स्थित है, तो हमें कहना है सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को अगर यूं कहे तो यह मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है, गंगा भी कहते हैं इसे। मध्य प्रदेश की हम क्या कहते हैं, मोक्षदायिनी भी जो है इसे कहते हैं। अब जो लोग उज्जैन से संबंधित है, उनका कहना होगा कि सर जो है शिप्रा को भी जो गंगा कहा जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो मालवा की गंगा है उसे हम क्षिप्रा कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर कोई गंगा है और मोक्षदायिनी है तो वो है हम नर्मदा को कहते हैं। सरदार सरोवर जो बांध बना है साथियों, वो बना है भरूच में, है ना। ध्यान दीजिएगा कहां बना है ये सरदार सरोवर बांध, मध्य प्रदेश गुजरात की बॉर्डर के यहाँ भड़ोच नामक के एक स्थान पर बना है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह एक बहुत बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्यों का हिस्सा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सहभागिता है। यह इस परियोजना में गुजरात के 9,490 गांव, 173 कस्बे और राजस्थान के 124 कस्बे सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों को जल की जो है आवश्यकता की पूर्ति इसके द्वारा की जाती है। ध्यान रखना साथियों, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति देखी है जिसे कहते हैं हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर डैम के जो है पास में ही स्थित है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं साथियों, जब नर्मदा हमारी गंगा है, नर्मदा हमारी मोक्षदायिनी है, तो हम नर्मदा को क्या कहेंगे? तो नर्मदा से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसे कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हो? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये नर्मदा, जैसे आज आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि आज मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ ही आंदोलन से जुड़ी हुई है ना। और इसी नर्मदा में एक जल सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जो कि दिल्ली की आज मुख्यमंत्री हैं अतिशी, वो भी मध्य प्रदेश के खंडवा से ही रिलेटेड हैं, है ना। कुछ सामाजिक संगठन पर्यावरणिक आंदोलन के द्वारा बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है नदियों पर, इनका विरोध कर रहे थे। इसमें एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन को कहते हैं एनजीओ। क्या कहते हैं? एनजीओ, है ना। एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा था, जो जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने पर मुद्दा केंद्रित था, और हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध को जो है विस्थापित गरीब लोगों को सरकार की पूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना भी है। क्या होता है साथियों, जब हम कोई बड़ा डैम क्रिएट करते हैं तो उसमें कई अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे पशु पक्षी नष्ट हो जाते हैं। कुछ गरीब लोग रहते हैं, उनके गांव कहीं दूर विस्थापित हो जाते हैं। तो इस आंदोलन का पहले ही उद्देश्य था कि ये बनना ही नहीं चाहिए, इससे हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी नष्ट हो रहे हैं। जब बन गया तो लोगों का कहना है कि यहाँ से जो गरीब लोग हटे हैं, उन गरीब लोगों को उचित पुनर्वास जो है सुनिश्चित करे सरकार। इस तरह से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल द्वारा पुनः भरण निम्न प्रकार से किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? मैंने कहा था अभी आप लोगों को, हम एक छत लगाएंगे, हमारी छत के ऊपर एक पाइप लगा देंगे, पाइप से छत का पानी जो है पीवीसी पाइप लेंगे, उसके द्वारा छत से कुएं तक पहुंचा देते हैं। रेत ईंट प्रयुक्त करके जल का जो है छान लेंगे हम, ताकि कचरा कुएं के अंदर न जाए। भूमिगत पाइप द्वारा जल को हौज तक ले जाया जाएगा। ठीक है, फिर कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल को उपयोग आवश्यकता अनुसार जो है हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा छत लेते, छत के ऊपर एक पाइप लगाते, पाइप को जो है इस तरह से लाते, फिर हम क्या करते हैं, बड़ी बजरी ईंट के नीचे बजरी के नीचे बारीक रेत, और फिर नीचे यहाँ पानी छनता हुआ जो है हम कुएं में ले जाएंगे और पुनः यूज करेंगे। इस तरह से हम जल का क्या करते हैं, पुनः भरण
या पुनर्चक्रण जो है कर देते हैं, जिससे कि हमारी जल की जो संभावना है उनको और अत्यधिक बढ़ाया जा सके। अब साथियों, जल ही जल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जल प्रदूषित भी हो रहा है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि जल का जो प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि पूरी पृथ्वी पर 99% जल जो है बेकार है, सैलाइन वाटर है, नमक वाला खारा पानी है, जिसको हम पी नहीं सकते। 1% पानी हमारे पास उपयोग युक्त है, उसी को हम गंदा कर रहे हैं, तो हमें एक गंभीर समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसलिए हमें जल प्रदूषण को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। तो किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण की वृद्धि की जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, जिससे कि जल प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। दूसरा है, उद्योगों के द्वारा विसर्जित जल पर प्रशासनिक निगरानी हो। प्रशासनिक निगरानी का मतलब यह है साथियों, सरकार और सरकार के अधिकारी उस पानी पर डेलीगेशंस करें, ताकि उस पानी को सीधा पीने युक्त या साफ जल में जो है प्रवाहित न किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, सरकार की एक ऐसी एजेंसी रहती है जो कि काम करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, गंदे पानी का जो है एक ट्रीटमेंट करती है, इलाज करती है, और उसको एक निश्चित मात्रा में जो है, जैसे ये नाला है, कहीं फैक्ट्री से जो पानी आ रहा है उसका क्वालिटी चेक करती है, उसका क्वालिटी चेक करने के बाद ही इस नाले में डालने देती है। उसके पहले उस पानी को साफ करके लाओ, उस क्वालिटी योग्य कीजिए, उसके बाद ही आप नाले में डाल सकते। सरकार का ऐसा रूल रहता है, लेकिन अब वो हकीकत में होता है या नहीं, ये उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उद्योगों को रहवासी बस्तियों से क्या हो, दूर स्थापित किया जाए, ताकि वो पानी जल्द ही रहवासियों के पास ना, और जल का हमें सबसे ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा साथियों, आज अगर आपने जल प्रदूषण का चैप्टर पढ़ लिया है तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद आप लोगों को जल प्रदूषण संबंधित समस्याएं पैदा नहीं होना चाहिए। हमें अधिक से अधिक जल का संरक्षण करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में एक पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास, उसमें कहा था कि भविष्य की आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार की क्षति को न कर देखते हुए, पर्यावरण की क्षति को न देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। उसी तरह से साथियों, पानी एक निश्चित है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए पानी को सुरक्षित बनाना चाहिए। अब सुरक्षित करना चाहिए, हमने बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई, परियोजना में बांध बनाए, तो बांध, अब आपके मन में एक प्रश्न उमड़ रहा होगा कि हम बांध किसे कहें, है ना। तो ध्यान दीजिए साथियों, बांध अर्थात बहते हुए जल को रोकना, बहते हुए जल को रोकना या दिशा देना या बहाव को कम करने के लिए एक खड़ी की गई बाधा को हम क्या कहते हैं, बाधा को ही हम बांध कहते हैं। जैसे कि ये कोई नदी है, इस नदी में इस तरह पानी बह के आ रहा है ना, या तो मैं इस पानी को एक दीवार के माध्यम से, या तो मैं यहां एक दीवार खड़ी कर दूं, इस दीवार के माध्यम से इस पानी को रोक दूं, या इस पानी को रोक के डाइवर्ट कर दूं, या इस पानी को रोक कर मैं इधर की ओर भेज दूं, या इसके ऊपर से ही ये पानी निकल जाए, इसका बहाव कम हो जाए, लेकिन ये जो पार्ट बना है, ये एक दीवार जैसी एक बाधा मैंने खड़ी करी, हम इसी चीज को, प्रोसेस को बांध कहते हैं। ये आमतौर पर जलाशय, झील, जल भरण बनाती है। बांध का आशय जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। ये जो दीवार बनाई, ये दीवार ही बांध नहीं कहलाती साथियों, पूरा ये जल वगैरह भरा है, पूरी प्रोसेस को, पूरी जो कंप्लीट एक यूनिट है, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे बांध कहेंगे। ठीक है, अधिकतर बांधों में एक ढलुआ हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से
अंदर से जल रुक रुक कर निरंतर बहता है। जब भी आपने बांध देखा होगा साथियों, उसमें एक हिस्सा ऐसा रहता है जिसमें निरंतर जो है जल ऊपर से नीचे बहता रहता है। इसका मुझे हिंदी में तो मालूम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इसे कहते हैं फिश लैडर। इसका सबसे बड़ा आशय तो साथियों फिश मछलियों के आवागमन के लिए ही किया जाता है। साथ साथ पानी ज़्यादा हो जाए तो पानी बाहर जा सके, कम पानी हो, इस तरह से पानी के आवागमन को रखने के लिए जो है एक ढलवां हिस्सा तैयार किया जाता है, और करना भी चाहिए। उससे मछलियों को हम बचा सकते हैं और इस तरह की समस्या से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना और उद्देश्य और ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। अब किस तरह से किया जाता है? संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तलघट बांध, पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा गया है। साथ ही साथ ऊंचाइयों के आधार पर, ऊंचाई अगर ज्यादा है तो बड़े बांध, मीडियम है तो मुख्य बांध, सबसे कम है तो नीचे बांध, मध्यम बांध, उच्च बांध, इस तरह से जो है बांधों को एक नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बांस ड्रिप प्रणाली कहां प्रचलित है? मैं केवल एक इंट्रोडक्शन बताता हूं साथियों। बांस ड्रिप प्रणाली जो होती है वो मेघालय में प्रयुक्त है। आपकी बुक में जाना, वहां आप देखना कि पहाड़ियों से उन बांसों के माध्यम से एक ड्रिप तैयार की है, और उन बांस में जैसे ये कई सारे बांस है, आप बुक में जाना, एक फोटो बनी हुई है। कल मैं आप लोगों के लिए कल के सेशंस में वो फोटो भी लेकर आऊंगा। इस तरह से पानी जो है बांसों में प्रवाहित होता है, अर्थात बांस एक पाइप का कार्य यहाँ पर करते हैं। उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक्स करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल्स के, अपने कोचिंग्स के जहाँ पर भी ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर शेयर जरूर कर सकते हैं। आपके शेयर से मुझे मोटिवेशंस मिलता है, और उससे मैं जो है आपके लिए और अच्छे कंटेंट जो है क्रिएट कर सकता हूँ, है ना साथियों। तो मिलते हैं साथियों कल एक नई एनर्जी के साथ एक नए सेशंस में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जो आप मेरे साथ अभी तक बने रहें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।